जय हिंद दोस्तों। आज से हम 12वीं भूगोल का जो सिलेबस है वो अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने स्कूल ऐप पे अवेलेबल करवा रहे हैं। तो पहले पार्ट से शुरुआत कर देते हैं। पहला पार्ट मानव भूगोल। मानव भूगोल एवं इसकी प्रकृति व विषय क्षेत्र। पहला पाठ है मानव भूगोल, इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहले देखते हैं थोड़ी सी मानव भूगोल है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो पहले इसकी थोड़ा सा इतिहास है, इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द है वो दिया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने। तो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द के जनक, शब्द का जनक कहलाता है इरेटोस्थनीज। ये एक ग्रीक विद्वान था। कहाँ का था? ग्रीक विद्वान था, यानी यूनानी विद्वान था। यूनान, यह आती है कि ये ग्रीक भाषा कहाँ बोली जाती है, इसको ग्रीक क्यों कहा जाता है, यूनानी भाषा क्यों कहा जाता है? अपने यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में एक यूनान प्रांत पड़ता है। उस यूनान प्रांत में रहने वाले जो लोग हैं उनको यूनानी कहा जाता है, और वहाँ जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को ही यूनानी या ग्रीक भाषा कहा जाता है। यानी इसके पश्चिम में स्पेन है, पोलैंड है वो रहता है, और पूर्व में तुर्की है, इराक है, इटली है, सऊदी अरब है, ये रहते हैं, और उत्तर में यूक्रेन रहता है। और यानी इनसे घिरा हुआ जो भाग है उस प्रांत को कहा जाता है यूनान, और वहाँ बोली जाने वाली भाषा है वो यूनानी है। तो ये विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे। इसका ग्रीक विद्वान ने जो शब्द दिया, यह शब्द किस भाषा का हो गया? ग्रीक भाषा का। तो जियोग्राफी शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कुछ लोग इसको लैटिन भाषा का मानते हैं, लेकिन लैटिन भाषा का नहीं है। इसका सही तात्पर्य, सही अर्थ है वो ग्रीक भाषा का ही है। ये भूगोल है, यानी जियोग्राफी शब्द का जनक तो है इरेटोस्थनीज, और भूगोल है, भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। ग्रीक भाषा के जो ज्योग्राफी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो जियो और एक है ग्राफीन या ग्राफी। ग्राफीन या ग्राफी। जियो का अर्थ है वो रहता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और ग्राफियन का अर्थ रहता है वर्णन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है जियोग्राफी शब्द का पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना। वर्णन या अध्ययन करना रहता है। तो जियोग्राफी है या भूगोल है, इसका शाब्दिक अर्थ या तात्पर्य क्या रहता है कि पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना। पृथ्वी के बारे में जो जानकारी ली जाती है वही क्या है? जियोग्राफी है, वही भूगोल है। भूगोल प्रारंभिक रूप में देखा जाए तो ये इसके दो क्षेत्र थे, और वो अलग है, वो भौतिक भूगोल के हैं। भूगोल है, भूगोल की वर्तमान रूप में दो प्रमुख शाखाएं हैं। वो दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी रहती है? तो दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो है भौतिक भूगोल, एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल।
भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल में भौगोलिक दशाओं का या फिर भौगोलिक तथ्यों का या भौतिक वातावरण का। तो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण का या भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल है, पहले प्रारंभिक रूप में इसकी दो शाखाएं थी, एक तो था व्यवस्थित भूगोल और एक था प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल या प्रादेशिक भूगोल था। दूसरी इसकी शाखा है, भूगोल की दूसरी शाखा है, वो है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है मानवीय क्रियाओं का, मानवीय क्रियाओं का या मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ये जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का मूल केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु। यानी मुख्य रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से अध्ययन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य क्या कार्य करता है, मनुष्य किस प्रकार के कार्य करता है, वो उसका मुख्य केंद्र रहता है मानव भूगोल का। अब बात करते हैं मानव भूगोल है, मानव भूगोल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो पहले आरंभिक रूप में भूगोल है, आरंभिक रूप में भूगोल व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल इन दो भागों में बंटा हुआ था। दो भागों में इसका अध्ययन हुआ करता था। बाद में इतिहास के रूप में देखते हैं तो बाद में इसकी मानव भूगोल है, मानव भूगोल के रूप में या इसकी जो आवश्यकता बढ़ती है वो आवश्यकता के अनुसार प्रोफेसर पीटर हेगेट, प्रोफेसर पीटर हेगेट है, पीटर हेगेट ने मानव भूगोल है या मानवीय क्रियाओं को भूगोल विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया था। वर्तमान स्वरूप में जो मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इस अध्ययन के लिए एक और विद्वान आए थे, भूगोलवेता थे, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक है। इस पुस्तक में जितने भी जो अपने से मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो, जीव जंतु है, उनकी उत्पत्ति किस रूप में हुई है, कैसे हुई है, इनके बारे में अध्ययन किया गया था, इनके बारे में वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक है, इस पुस्तक से प्रभावित हुए एक जर्मन भूगोलवेता थे, जर्मनी के जर्मन भूगोलवेता थे, जिनका नाम आता है फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल इस पुस्तक से प्रभावित हुए और उन्होंने इस पर विचार किया, अपने तथ्य प्रस्तुत किए। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, सुप्रसिद्ध पुस्तक, अपने आरबीएसई बोर्ड के अनुसार महत्वपूर्ण एक पर्सन भी बनता है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसका नाम था एंथ्रोपो जियोग्राफी। एंथ्रोपो जियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इस पुस्तक के बाद इस पुस्तक में इन्होंने अपने मानव भूगोल है, मानव भूगोल के बारे में समझाया था। इसी कारण आधुनिक जो मानव भूगोल है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक कहलाते हैं फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक है एंथ्रोपो जियोग्राफी है, एंथ्रोपो जियोग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा है, उस परिभाषा को प्रस्तुत किया है। इससे पहले का जो विवरण है वो अपने सिलेबस में इतना ध्यान रखना है कि भूगोल किसे कहा गया है, भूगोल का तात्पर्य क्या है। तो भूगोल है, इसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी दो ग्रीक भाषा के
दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफियन। जियो का अर्थ रहता है पृथ्वी और ग्राफियन या ग्राफी का अर्थ रहता है वर्णन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। इसके बाद में भूगोल है। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौगोलिक जो दशाएं हैं या भौगोलिक तथ्य हैं उनका या भौतिक वातावरण है उनका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल है। मानव भूगोल का मूल केंद्र है या मुख्य केंद्र है वो है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। तो शुरुआत में देखा जाए तो पीटर हेगेट है। पीटर हेगेट ने प्रयास किया था भूगोल विषय में मानव भूगोल को या मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया था। उसके बाद चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति। इस प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने मानव भूगोल है मानव भूगोल के बारे में अपना वर्णन दिया है। इनकी जो पुस्तक थी प्रजातियों की उत्पत्ति इससे प्रभावित हुए जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल है। इन्होंने जो वर्तमान मानव भूगोल है मानव भूगोल की जो नींव रखी थी इन्होंने नींव रखी और इस नींव रखने के कारण इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी लिखी थी और एंथ्रोपो ज्योग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा प्रस्तुत की है। तो कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले परिभाषा रहती है फ्रेडरिक रेटजेल की। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा स्पीड कम है तो इसके कोने में 3 डॉट्स लगे हुए हैं। डॉट्स को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में एक स्पीड आएगा ऑप्शन आता है और उस स्पीड के ऑप्शन को आप क्लिक करते हो तो उसमें 1.25 गुणा या 1.50 गुणा ऐसे लिखा हुआ है। तो जितनी स्पीड आप बनाना चाहते हो स्पीड बना सकते हो। तो सबसे पहले आता है फ्रेडरिक रेटजेल। हमने वो तो देख लिया कि भाई मानव भूगोल क्या है। भाई मानव भूगोल के मूल के अंदर मानवीय क्रियाएं है। लेकिन मनुष्य क्रियाएं करता कहां पर है? मनुष्य क्रियाएं करता कहां पर है? पृथ्वी पर करता है। तो पृथ्वी और मनुष्य है इनके बीच में जो अंतः क्रिया होती है उन अंतः क्रियाओं को मानव भूगोल में सम्मिलित किया गया है। अलग अलग विद्वान है उन्होंने अपने विचार अपने मत है वो प्रस्तुत किए हैं। तो सबकी शुरुआत ही ऐसे रहती है कि पृथ्वी और इधर ले लेते हैं मानव, यानी पृथ्वी और मानव है इनके बीच में जो अंतः क्रियाएं हैं पारस्परिक जो क्रियाएं हैं संबंध है वो उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल में लिया जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल है उन्होंने क्या लिया है कि मानव भूगोल क्या है? इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो दोस्तों मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बात पर विशेष फोकस रखना है कि पृथ्वी और मानव के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उन पर तो अध्ययन होगा ही होगा, लेकिन फ्रेडरिक रेटजेल है उसको हम याद करते हैं तो मुख्य रूप से इन्होंने किस पर विशेष बल दिया है? संश्लेषण पर बल दिया है, यानी संश्लेषित अध्ययन है। अध्ययन किस प्रकार का? संश्लेषित प्रकार का अध्ययन है, उस पर विशेष बल दिया है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव समाजों यानी मनुष्य है, मनुष्य और धरातल, पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी के धरातल और मनुष्य है, इनके बीच में किस प्रकार की क्रियाएं होती है? मनुष्य पृथ्वी के धरातल पर रहकर किस प्रकार की क्रियाएं करता है, इनके बीच में क्या संबंध है? उन संबंधों का संश्लेषित रूप से गहराई से जो अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन है वो अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है।
वो अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। फिर इनकी शिष्य थी, ये जर्मन के थे, जर्मन भूगोल वेत्ता थे। इनकी एक शिष्य है जिसका नाम आता है एलन सैंपल, ये अमेरिका की थी। कहते हैं कि गुरु से बढ़कर चेला होता है। तो एलन सैंपल जो इनकी शिष्य है, इन्होंने कुछ अधिक गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया है। और वो किस प्रकार से, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो पृथ्वी और मानव है इनके बीच में संबंधों के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी गहराई में जाने का प्रयास किया है। और गहराई में किस प्रकार से इन्होंने स्वभाव को सम्मिलित किया है। मानव है, यानी मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मनुष्य का स्वभाव कैसा है? चंचल। तो चंचल मानव। और पृथ्वी का स्वभाव कैसा है? अस्थिर। अस्थिर पृथ्वी। इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कि चंचल मानव, यानी मानव स्वाभाविक रूप से चंचल है। चंचल मानव और अस्थिर या अस्थायी पृथ्वी है, इनके बीच जो संबंध बनते हैं उन संबंधों का परिवर्तनशील अध्ययन है। तो इनका मुख्य फोकस किस पर रहा है? इनके बीच में जो स्वाभाविक रूप से क्रियाएं होती है उनमें जो परिवर्तन किस प्रकार का होता है। इनके बीच में जो पारस्परिक संबंध है उन पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन कैसे होता है? आप देख सकते हो कि मनुष्य हमेशा प्रकृति के साथ एक समान व्यवहार नहीं करता है। मनुष्य हमेशा पृथ्वी के साथ या प्रकृति के साथ एक समान व्यवहार नहीं करता है। कभी वो प्रकृति से कुछ लेता है, कभी प्रकृति को कुछ देता है। उदाहरण के रूप में देखें तो मनुष्य कभी वनस्पति है, पेड़ पौधे वो लगाता है तो प्रकृति को कुछ ना कुछ दे रहा है। वही मनुष्य उस पेड़ पौधों से फल फ्रूट है या श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उनसे लेता है। कभी मनुष्य उनको नष्ट करता है, कभी यानी वनस्पति लगाता है और कभी उनको नष्ट करता है। तो उनके जो संबंध है हमेशा रचनात्मक तो नहीं रहना, यानी पेड़ पौधे लगाना तो रचनात्मक कार्य, रचनात्मक क्रिया है, लेकिन उसको काटना क्या है? विनाशात्मक क्रिया है। तो इनके संबंध है वो हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील इनके संबंध है। तो परिवर्तनशील संबंध है, उन संबंधों पर इनका विशेष फोकस रहा है। यह दोनों, इन दोनों ने एक विचारधारा प्रस्तुत की थी, फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैंपल है। इन दोनों की विचारधारा है, वो विचारधारा क्या है? नियतिवाद। नियतिवाद एक सिद्धांत दिया था, नियतिवाद, या इसका दूसरा नाम आता है निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद, इस विचारधारा के अनुसार क्या रहता है कि प्रकृति है, प्रकृति मनुष्य पर प्रभावी है, प्रकृति अधिक प्रभावी माना है। यानी एलन सैंपल और फ्रेडरिक रेडजेल है, इन्होंने अपनी विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद है, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को अधिक प्रभावी माना है। यानी प्रकृति है, मनुष्य को प्रकृति का दास माना है। मनुष्य को प्रकृति का दास माना है कि जिस प्रकार से प्रकृति करना, जो प्रकृति की इच्छा होती है, प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य से कुछ भी करवा सकती है। ऐसी इनकी विचारधारा रही है। अब नेक्स्ट आते हैं, वो है विडाल डेला ब्लास। विद्वान है विडाल डेला ब्लास। विडाल डेला ब्लास है, ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी विद्वान है। तो फ्रांस के विद्वान है, इन्होंने अपनी परिभाषा है, इन सबसे लंबी है। ये दोनों की जो परिभाषा है इनसे लंबी परिभाषा प्रस्तुत की है। और इन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल इन्होंने बताया कि पृथ्वी, मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के पारस्परिक
पारस्परिक जो संबंध है, संबंधों को नया विचार देता है। नया विचार क्या देता है? नया विचार देता है। वो नया विचार क्या देता है? इन जिस विचार में, जो विचार देता है उसमें क्या है? जिसमें, यानी उस विचार में जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले, पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव है, उन जीवों के बीच जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है। अधिक संश्लेषित ज्ञान है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। विडाल डिलाब्लास के अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो क्या है कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव है, उसके पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंध है, उनके बारे में हम पीछे भी अध्ययन किया है। तो ये है कि पृथ्वी और मानव है, उनके बीच के जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपना ये बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच संबंधों को, जो पारस्परिक संबंध है, संबंधों को एक नया विचार देता है। क्या करता है? एक नया विचार देता है। नया विचार किस प्रकार का देता है? नया विचार देता है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम, यानी पृथ्वी है जो अपनी क्रिया करती है, जो गतिविधि पृथ्वी यानी पृथ्वी की गति है, तो पृथ्वी में गतियां है या पृथ्वी में जो निर्माणकारी रचनात्मक क्रियाएं होती रहती है, उनको नियंत्रित करने वाले जो नियम है, नियंत्रित करने वाले जो नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जो सभी जीव है, इन जीवों के बीच में, यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के बीच में जो संबंध है उनका अधिक संश्लेषित ज्ञान है। बात समझ में कि मानव भूगोल क्या है? इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। कौन? मानव भूगोल। और उस विचार के अनुसार क्या है? उस विचार के अनुसार पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने भी अपनी एक विचारधारा दी है। विडाल डिलाब्लास ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है, वो है संभववाद का। संभववाद विचारधारा है या जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो मनुष्य है मानव प्रभावी है, मानव अधिक प्रभावशाली है। तो जर्मन वालों ने तो कहा है कि प्रकृति प्रभावी है, और फ्रांसीसी जो विद्वान है विडाल डिलाब्लास, उन्होंने कहा है कि मानव अधिक प्रभावशाली है। इन्होंने कहा कि मनुष्य जैसा चाहता है, इनकी विचारधारा के अनुसार क्या है कि मनुष्य जैसा चाहता है प्रकृति के साथ में वैसा कर सकता है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को बदल सकता है। यह विचारधारा किनकी है? विडाल डिलाब्लास की है, जो फ्रांसीसी विद्वान है। अब इन दो विचारधारा हो गई, तो एक तीसरी विचारधारा है जो अमेरिका है। अमेरिका आज भी विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो वो तो हमेशा अलग से रहता है। अमेरिकी एक विद्वान है ग्रिफिथ टेलर, बीच में यहां लिख रहा हूं, ग्रिफिथ टेलर है। इन्होंने कहा है
कि न तो फ्रांस वालों की रखेंगे न जर्मन वालों की, दोनों के बीच का मार्ग रखेंगे। यानी अमेरिका दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये कहता है कि तोड़ो मत किसी को, जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो। तो जोड़ने के रूप में क्या रखा है कि इन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पर मनुष्य को प्रभावी माना है, यहाँ मानव को, फ्रांस वालों ने मानव को प्रभावी माना है, और जर्मन वाले हैं जो जैसे जर्मनी के अपने वो फ्रेडरिक रेटजेल है, इन्होंने माना है कि भाई प्रकृति प्रभावी है। तो इनके बीच का मार्ग इन्होंने क्या कहा है कि अवसर की प्रधानता होनी चाहिए। जिस प्रकार का अवसर है, अवसर के अनुसार मनुष्य अपनी क्रिया कर सकता है। यानी अवसर है तो मनुष्य प्रभावी हो सकता है, और अवसर न है तो प्रकृति प्रभावी हो सकता है। इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा है रुको और जाओ, रुको और जाओ की विचारधारा है। इसको नवनिश्चयवाद या नवसंभववाद भी कहा जाता है। यानी नया निश्चयवाद की नई विचारधारा हो गई और संभववाद की भी नई विचारधारा हो गई, तो नवनिश्चयवाद या नवसंभववाद भी कहा जाता है। लेकिन मुख्य इनकी विचारधारा का जो नाम है वो है रुको और जाओ। तो इनका कहना है कि जैसे हम किसी सिटी में जाते हैं और वहां चौराहा रहता है, वहां पर सिग्नल रहता है, जैसे रेड बत्ती है यानी लाल बत्ती है, तो हम रुकते हैं, और जैसे बत्ती अपनी जैसे ग्रीन बत्ती हो गई तो ग्रीन बत्ती होते ही हम चलने के लिए तैयार रहते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे चले जाते हैं। तो क्या रहता है, यानी रुको, अवसर है, अब इसमें अवसर की प्रधानता रहती है। जैसे अवसर आता है आप अपना कार्य कर सकते हो। तो इस प्रकार की विचारधारा रहती है ग्रिफिथ टेलर की, और यह थे अमेरिकी विद्वान थे। अब एक परिभाषा और है अपने, वो है पीटर हेगेट्स की, है ना। तो उन्होंने तो इन सभी का केवल संशोधन करके इतना ही कहा है कि मानव और मानव के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। मानव और मानव के कार्यों को मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। सबसे शॉर्ट परिभाषा है मानव और मानव के कार्यों को सम्मिलित किया है मानव भूगोल में। तो यहां तक तो ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है। यानी जो अपने फ्रेडरिक रेटजेल है आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, और